चलिए, जहां तक हुआ था पिछले क्लास में वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में आपको स्वप्रेरण के बारे में बताया गया था। स्वप्रेरण, आज हम लोग सीखेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में। तो हेडिंग दिया जाए अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो ध्यान देंगे बालक, सबसे पहले इस वर्ड को समझना होगा कि सर म्यूचुअल मतलब क्या होता है। तो म्यूचुअल मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर आधारित। तो यहां पर लिखा हुआ अन्योन्य प्रेरण, तो अन्योन्य का अर्थ होता है किसी दूसरे पर निर्भर करना। जब किसी धारावाही कुंडली के कारण किसी अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण करंट बनता है, तो इस संबंध को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए एक डायग्राम हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें आपको दो कॉइल दिख रहा होगा, दो कुंडली है, ठीक है। तो जिस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जिसमें आप करंट का सोर्स यूज किए हैं उसको प्राथमिक कुंडली कहा जाएगा। तो आपने बोला कि सर इसमें हमको अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स दिख रहा है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है अल्टरनेटिंग करंट का। और ये जो इसमें कॉइल लगा हुआ है इसको प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। याद रखेंगे, ये जो कॉइल है इसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और इसके नजदीक में एक अन्य कुंडली भी रखा गया है जिसमें कोई धारा का स्रोत नहीं है, कोई करंट का सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें या तो आप कोई लोड लगा दीजिए, मतलब बल्ब जोड़ देंगे ताकि दिखना चाहिए कि करंट इसमें आया कि नहीं, या तो आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए क्योंकि धारा मापी मेजरमेंट करके बताएगा कि आपका कितना धारा इसमें बना हुआ है। और इसमें देख लेंगे कोई धारा का स्रोत नहीं है। स्रोत कहां जुड़ा हुआ है? तो प्राथमिक कुंडली में। द्वितीय कुंडली में कोई स्रोत नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसमें धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये सर्किल जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे कुंडली को लाकर रखा गया है। और जब ये कुंडली पहले कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तो ये चुंबकीय बल रेखा इससे भी होके गुजरेगा, और जब चुंबकीय बल रेखा किसी कुंडली से होके गुजरेगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल को प्रेरित करेगा, जिस विद्युत वाहक बल का नाम होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल के कारण इस सर्किट में करंट बन जाएगा, विद्युत धारा का उत्पादन होगा जिसको कहा जाएगा प्रेरित विद्युत धारा। तो अब सवाल ये है कि सर बार बार आप प्रेरित शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ये अलग है, ये अलग है, इनके बीच कोई भौतिक संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग करंट उत्पन्न कर दिए। क्यों उत्पन्न कर दिए? तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय बल रेखा है और ये बल रेखा जब इसमें आएगा
तो इस कुंडली में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है पहले से, उस सब पर बल लगाएगा और उस बल का नाम क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उसी बल को लगा के चलाना शुरू करता है। इस कुंडली में जब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाएगा तो क्या बनेगा? करंट। और ये हमको कैसे मालूम चलेगा? तो देखिए गैल्वेनोमीटर लगा के रखा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो गया, इसका मतलब इसमें धारा का निर्माण हुआ है बालक। तो अब बताइए कि अगर ये प्राथमिक कुंडली है तो इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली। ये अगर प्राइमरी कॉइल है तो सेकेंडरी कॉइल। इसमें अगर करंट का नाम देंगे आईपी, तो इसमें करंट का नाम देंगे आईएस। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। इसमें अगर फ्लक्स का नाम देंगे फाई पी, तो इसमें फ्लक्स का नाम क्या देंगे? फाई एस। समझ आ रहा है? ये प्राथमिक कुंडली को पी से लिखेंगे तो द्वितीय कुंडली को एस से लिखेंगे। तो यही कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। अब बताइए कि दूसरा कुंडली पूरा पूरा किस पर डिपेंड है? पहला कुंडली पर। अगर इसका करंट बंद कर दे तो इसमें विक्षेप आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो है पूरा पूरा डिपेंड किस पे किया है? तो प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स पर और धारा पर। इसमें करंट नहीं होगा तो क्षेत्र नहीं बनेगा, इस क्षेत्र नहीं बनेगा तो इसमें विद्युत वाहक बल नहीं आएगा, इसमें विद्युत वाहक बल नहीं आएगा तो यहाँ पर करंट का उत्पादन नहीं होगा। तो ये बताइए कि पिछले क्लास में आप क्या पढ़े थे? स्वप्रेरण। उसमें क्या था कि अपने ही धारा से अपने आप को प्रेरित कर लिया था। और यहाँ क्या है कि बगल वाले करंट से, बगल वाले चुंबकीय फ्लक्स से अपने आप को प्रेरित कर रहा है। तो याद रखेंगे कि इसमें द्वितीय कुंडली जो है, ये द्वितीय कुंडली है, पूरा पूरा डिपेंड किया है प्राथमिक पर। तो इसको कहा जाता है अन्योन्य। अन्योन्य मतलब किसी दूसरे पर निर्भर करना। तो जब ये किसी दूसरे पर निर्भर करेगा और यहाँ पर कोई भौतिक संपर्क नहीं है, इसको सटा के नहीं रखा गया है, तो इस तरीके से किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रभावित करना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? इसका एक और डायग्राम है, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहां भी आपको दिखेगा कि दो कॉइल है। अब हम नाम कैसे देंगे? तो जिसमें आप सोर्स लगा दीजिएगा करंट का, वो प्राथमिक हो जाएगा। जिसमें आप नहीं लगाइएगा द्वितीयक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स इसमें जोड़ा गया है और ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है और इससे चुंबकीय बल रेखा जा रहा है और इसी के क्षेत्र में हम ला के रख दिया। अच्छा, इसको दूर हटाइएगा तो जलेगा नहीं। हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कॉइल होना चाहिए, केवल कॉइल रहेगा, बैटरी रहेगा, दो कॉइल, हम तुरंत इसको चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए, एक रेजिस्टर होना चाहिए, बस ये बन जाएगा खुद से भी। तो जब नजदीक लाइएगा तो इसमें विक्षेप होगा, जब दूर लेके जाइएगा तो विक्षेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी के चुंबकीय क्षेत्र में आप लाइएगा तो इस सब क्षेत्र क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा और इसको परिपथ में क्या कर देगा? चला देगा। और परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या बनता है? विद्युत धारा। और यहाँ जो करंट बनेगा उसका नाम क्या देंगे? प्रेरित विद्युत धारा। क्यों प्रेरित? क्योंकि यहाँ पे कोई भौतिक संपर्क नहीं हुआ है बालक। तो यही तो लिखना है, लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए, और एक चीज और ध्यान देंगे, इसमें दो कॉइल हम लोग लेंगे। अभी बार बार बात हो रहा है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाना होगा। दो कॉइल लेंगे, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक है और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। और एक चीज और, हमको कैसे मालूम चलेगा सर स्रोत किसमें रखे हैं, गैल्वेनोमीटर को किसमें रखे? बहुत आसान है। जो प्राथमिक होगा उसमें अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपको रखना होगा। और जिसमें चेक करना है, जिसमें हमको चेक करना है कि इसमें फ्लक्स बन रहा है कि नहीं करंट, उसमें क्या जोड़िएगा? या तो लोड जोड़ेंगे या तो गैल्वेनोमीटर। लोड कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो थोड़ा सा लिखना होगा वाला, लैंग्वेज लिखेंगे। हेडिंग हो गया ना हम लोग का? लिखा जाए लैंग्वेज। जब किसी कुंडली के, जब किसी कुंडली के समीप, जब किसी कुंडली के समीप चुंबकीय फ्लक्स का
चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अतः इस घटना को ही, अतः इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण, अतः इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, अतः इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहा जाता है। अब या करके एक और परिभाषा, या करके पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे एक कुंडली में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और लिखेंगे एक कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण, एक कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण, एक कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके समीप रखी हुई कुंडली में, उसके समीप रखी हुई कुंडली में विद्युत वाहक बल, उसके समीप रखी हुई कुंडली में विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना, विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना, विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना अन्योन्य प्रेरण, विद्युत वाहक बल का प्रेरित होना अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहलाता है, या पारस्परिक प्रेरण कहलाता है। हो गया बालक। अब इसमें डायग्राम जो बनेगा हम लोग कोई बना सकते हैं, खुद से ही बना लिया। ध्यान देंगे इसमें दो कुंडली लेना है बालक, तो एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होना चाहिए, बात नहीं।
डायग्राम बनाइए। पी जो है प्राथमिक कुंडली है और एस द्वितीय कुंडली। हो गया बालक। चलिए, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। तो रहा था तारा से हो ना करिए, लगेगा 1 घंटा। ध्यान देंगे, डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। 2 कुंडली है, प्राथमिक द्वितीय। अभी जो अपना डायग्राम देखा था वही है, हम लोग को यही बनाना होगा क्योंकि वो तो चित्र है। अब समझिए, ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। इसमें जो करंट बनेगा उसको आईपी बोलेंगे। आईपी का मतलब है प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। इसमें जो फ्लक्स बनेगा उसको फाई पी लिखेंगे। बगल वाला का फ्लक्स फाई एस होगा, उसका करंट आई एस लिखेंगे हम लोग। तो इसके बारे में हमको प्रेरण गुणांक निकालना है। याद कीजिए, पिछले क्लास में भी हम लोग निकाले थे। पिछले क्लास में क्या था? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो यहां भी क्या होगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। डायग्राम बन गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, हाँ वाला, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको इंग्लिश में म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहिए, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहिए, दोनों एक ही। बोला जाए, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। यदि किसी प्राथमिक कुंडली, यदि किसी प्राथमिक कुंडली P से प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली P से प्रवाहित धारा IP के कारण, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स से
उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई पी हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई पी हो तो चुंबकीय फ्लक्स फाई पी हो तो द्वितीयक कुंडली में फाई पी हो तो द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली के कारण द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई एस होगा। उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई एस होगा। अब देखिए यहां पर दूसरा में फ्लक्स कौन बनाया है? पहला। चलिए तो पहला फ्लक्स कौन बनाया है? तो पहला जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, तो इसका मतलब आईपी से क्या उत्पन्न हुआ? फाई पी, और फाई पी से क्या उत्पन्न हुआ? फाई एस। तो आप कहिएगा सर ये तो सब समानुपाती हो गया, तो ध्यान देंगे वाला बात नहीं। आप कहेंगे कि सर जो पहला फ्लक्स होगा इस समानुपाती होगा किसका? आईपी का। और पहला जो फ्लक्स है इस समानुपाती है फाई एस का भी, क्योंकि अभी हम लोग बात किए हैं कि करंट से प्राथमिक फ्लक्स बनेगा और प्राथमिक फ्लक्स से द्वितीयक फ्लक्स बनेगा। तो ये बताइए कि प्राइमरी समानुपाती है किसका? आईपी का, और प्राइमरी फ्लक्स जो है समानुपाती है सेकेंडरी फ्लक्स का। तो दोनों का एलएचएस बराबर जैसा दिख रहा है, दोनों का एलएचएस, इसका मतलब ई दोनों भी आपस में क्या होगा? आपस में समानुपाती होगा। तो लिखेंगे कि अतः फाई एस समानुपाती किसका? आईपी का। फिर समझिए, लिखिए मत लिखो, समझो पहले, ध्यान देंगे। जब ई दोनों आपस में बराबर है तो ई भी बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि सर फाई एस जो है दूसरा कॉइल का फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है? तो पहला कॉइल के करंट पे। अब कैसे कर रहे हैं डायग्राम थोड़ा समझिए, डायग्राम में आते हैं। हमने बोला कि इसका फ्लक्स फाई एस है, देखिए इसका फ्लक्स फाई एस है, इसका फ्लक्स फाई पी है, इसका करंट आईपी है। तो बताइए आईपी से कौन बना? फाई पी। फाई पी से कौन बना? फाई एस। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे कि हम किससे बने हैं? आईपी से। इसको हटाइए क्योंकि तो खुद दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसी से कंपेयर करेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है सेकेंडरी का फ्लक्स किसका समानुपाती है? तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का, आईपी का, क्योंकि इससे ई बना और इससे ई बना है। तो यहाँ पर ये संबंध हमको मालूम चल गया कि आपका जो सेकेंडरी में फ्लक्स बना है ये किसका समानुपाती है? तो प्राथमिक कुंडली के धारा का। अब हमको लिखना होगा समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का जब चिन्ह हटाइएगा यहाँ पर, तो एक नियतांक लेना पड़ता है, और ये जो नियतांक होगा इसको m लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका आई पी। इसको समीकरण नंबर 1 दिया जाएगा, लिखेंगे यहां से समीकरण 1 तक। बीच में कौन डिस्टरबेंस कर रहा है बालक? शरारत मत कीजिए, नहीं तो पढ़ाई रोकना पड़ेगा हमको। खड़ा हो जाता बुआ। पड़ोसी के खड़ा करा। चलो तू बतावा स्वप्रेरण गुणांक के मात्रक। हाँ पड़ोसी था।
बोला था स्वप्रेरण गुणांक मात्रा का होला? बोला तो बता था कल पढ़ने नहीं आते, परसों आए थे पीछे 4 दिन पहले की बात याद बा? वो याद नहीं करता रहा, अभियान बतेले सब याद बा? चलिए तो ये बताइए कि इसमें इफाइटी का नाम क्या है, कैसे पढ़िएगा? फाइपी को क्या पढ़ा जाएगा? जिसे वो कह देगा सर फाइपी मतलब क्या होता है, इसको पढ़ के बताइए। हम पढ़ा रहे हैं इधर, आप उधर बतिया रहे हैं। अब यही पे डंडा उठा के तारा का पीट दिया तो कैसा लगे? तारा खराब लगे नो? तब बैठ जा, हम बता रहे हैं उधर बतिया रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं हल्ला मत कीजिए, तो आप ही के लिए हम बोल रहे हैं। जिनका टेस्ट है वाला निकल जाइए, ठीक है? टेस्ट है जिनका निकल जाइए, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? बस इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं है। जिनका टेस्ट आप चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग ध्यान से समझें, बैठ के हल्ला मत कीजिए सामने, फिर क्रोध हो जाएगा तो क्रोध के भागी आप हो जाइएगा। क्रोध मत दिलाइए वाला। चलिए लिखेंगे, अब देखा एक एक जना मत निकला, एक निकल जाइएगा टेस्ट बा। लालच में मत पड़ा, वीडियो देख लीजिए, ग्रुप में हम डाल। अच्छा तो आ रहा है। जहां लिखेंगे, लिखे तो पैराग्राफ चेंज कर गए। जहां कैपिटल एम एक नियतांक है, जहां कैपिटल एम एक नियतांक है जिसे, जहां कैपिटल एम एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के बीच का, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच का, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। हो गया वाला? तो अब बताइए कि अगर इसी को निकालने के लिए कहा जाए कि अन्योन्य प्रेरकत्व निकालिए, तो आप एम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वाला? ये हो जाएगा 5s अपॉन IP। इसको समीकरण दे दिया जाए 2, लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, m इक्वल टू 5s अपॉन IP। 5s को आप कैसे पढ़िएगा? क्या पढ़ेंगे? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। और IP को कैसे पढ़ेंगे? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। अभी शुरू में ही आपको बताएं, यहां तक हो गया वाला। इसके नीचे लिखा जाए अन्योन्य प्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। और याद रखेंगे कि ये कितना होगा? तो स्वप्रेरकत्व के ही बराबर होता है। हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि पीछे वाला और ये दोनों एक ही होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई मात्रक वाला। तो ये कितना होगा? m इक्वल टू 5s अपॉन IP। तो अब बताइए, फाई का दोनों मात्रक बताया गया है, आप टेस्ला मीटर स्क्वायर और इसके लिए एम्पियर, या वेबर लिख देंगे और इसके लिए एम्पियर, और इसको क्या कहा जाता है? हेनरी कहा जाता है। कल बात हुआ था, पिछले क्लास में बताया गया था कि या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए या तो हेनरी बोल दीजिए। तो हेनरी किसका मात्रक होगा? स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व। अब इसका विमीय सूत्र कह दिया, विमीय सूत्र निकालना है। तो m बराबर कितना? तो 5s अपॉन IP। तो इसका हम लोग निकाले थे m l स्क्वायर t इनवर्स 3 t इनवर्स 2 t इनवर्स 2 a इनवर्स 1।
और नीचे ए है, तो इसको भी ऊपर भेज दीजिए, जाके एक बढ़ जाएगा। तो ए में एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 2 लिख लीजिएगा, 1 होगा। एक और जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे से आएगा तो दोनों में से एक भी याद रखिए, आता है बालक, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। दोनों यूनिट में से कोई आप याद रखिए, क्योंकि दोनों का तो एक ही होता है। और आपको बताया थे कि बोर्ड एग्जाम में एसआई मात्रक द्विमीय सूत्र रहता ही रहता है बालक, अब जिसका पूछे लेकिन रहेगा, याद रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, सभी चैप्टर में अपना एसआई मात्रक द्विमीय सूत्र का एक लिस्ट बना लेंगे और उसको याद रखेंगे, क्योंकि एकदम फाइनल है। आप जितना प्रीवियस पेपर है उसको उठा के थोड़ा सा देखिए, सभी ईयर में कुछ ना कुछ द्विमीय सूत्र एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला में ही दे देगा। चलिए लिख लिए बालक। अब यहाँ क्या करेंगे, तो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, एक करंट को हम चेक करेंगे कि अगर 1 एम्पियर भेजा जाए तो बताइए क्या होगा इसका प्रेरकत्व। तो आप ही बताइए कि जब ये करंट 1 एम्पियर होगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो यही हमको बताना है। यहां देखिए, लिखेंगे समीकरण कितना से, 2 से। तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे कि जब आईपी बराबर 1 एम्पियर हो, तो आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा, तो प्राथमिक कुंडली में धारा अगर 1 एम्पियर हो तो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा। तो आप कहिएगा, पढ़े हैं एम इक्वल टू कितना, तो 5s अपॉन आईपी। और आपने बोला निकला तो हुआ आए, मोबाइल में जाओ तरा, अंतिम तार एकदम गलती बात, सीधे तरह बाहर कर दे। क्लास में मोबाइल छूना ही नहीं है, रखो उसको बैग में, पढ़ा तरह एक हाथ में मोबाइल ले लो, मोबाइल चला लो घर जाके, ओकर बाद आगे पढ़ियो। यही तो है, देखिए डिस्ट्रैक्शन, यही मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। मोबाइल हाथ में रहेगा तो उसका मन चंचल रहेगा, सोचेगा थोड़ा टिप के चेक कर ले कौन का स्टेटस डाला है, तो दूसरे के स्टेटस चेक करिए, अपन मत स्टेटस बदलिए। भौतिक सुख सुविधा एक सीमित हद तक यूज किया जाता है, पढ़ रहे हैं मोबाइल। चलिए ध्यान देंगे, तो यहां पर अगर करंट को 1 एम्पियर कर दिया जाए तो ये 1 एम्पियर होगा, तो एम किसके बराबर होगा, 5s के बराबर हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला यहाँ पर, तो निष्कर्ष यही निकला कि सर अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित कीजिएगा तो जो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो दूसरी कुंडली में फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। दूसरा कुंडली में जो फ्लक्स बनेगा उसी के बराबर आपका अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा। तो आप बालक वहां से यहां तक लिख लीजिए, यहां से यहां तक। बताइए, सब कुछ चलते वीडियो खराब हो जा रहा है, रहा कुछ ना कुछ बदमाशी कर दे रहा है, हमसे बर्दाश्त हो ये नहीं रहा है। डांटना ही पड़ेगा। ऐसा करेगा ना तो वीडियो कल से नहीं बनेगा, फिर छोटी क्लास देकर तो फिर क्षतिपूर्ति ना हुई तार। हो गया बालक, साइलेंट रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। एक तो आप जानते नहीं है, बताया जा रहा है, ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, पूछ दिया जाएगा तो खड़ा हो जाइएगा चेहरा लेके, फिर उसी चेहरे के साथ बैठ भी जाइएगा,
थोड़ा सा भी शर्म वगैरह नहीं आएगा कि खड़ा हुए तो कुछ नहीं बताएं, ठीक है। तो घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में बैठे तो कम से कम सीरियस। तुमको मोबाइल चलाने से थोड़ी कोई मना कर रहा है, बाहर चलाओ, घर पे चलाओ, 12 घंटे चलाओ आराम से मोबाइल, ठीक जाओ तो मत चलाओ ना, दुर्घटना हो जाता है तुरंत। लिखा जाए इसके नीचे, अतः हम कह सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच का, अतः हम कह सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी कुंडली से जुड़े हुए, अन्योन्य प्रेरकत्व दूसरी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के, दूसरी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, दूसरी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब परिपथ से या प्राथमिक कुंडली से, जब परिपथ से या प्राथमिक कुंडली से 1 एम्पियर की धारा, जब परिपथ से या प्राथमिक कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, तो यहाँ करंट को 1 एम्पियर कर दिए हैं, तो ये संबंध आ गया। पैराग्राफ चेंज करके बालक, अन्योन्य प्रेरण के कारण, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अन्योन्य प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अन्योन्य प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल डैश दे दीजिए। तो ये बताए विद्युत वाहक बल हम लोग कितना पढ़े थे, तो -N इंटू d∅/dt, याद है बालक। अब यहां पर विद्युत वाहक बल -N इंटू डी, अभी फाई हटाएंगे तो क्या लेके आएंगे, तो m इंटू IP, अब बटा में कितना हो जाएगा dt। अब यहां पर n क्या है, कुंडली में फेरों का संख्या, तो फेरों का संख्या 1 कर दीजिए, 10 देगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब देगा तो करेंगे, नहीं तो इसका वैल्यू 1 रहेगा। तो ये कितना होगा, तो F इक्वल टू विद्युत वाहक बल इक्वल टू -N इंटू n, तो 1 कर दिया है ना जी, माइनस m को बाहर निकाल लीजिए, बड़ा वाला m, क्यों, अचर है, नियतांक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो dIP/dt। क्लियर है बालक। अब ये बताइए कि -m dp को I2 - I1 लिख सकते हैं, और dt को T2 - T1, तो याद रखेंगे इसको धारा में परिवर्तन और नीचे वाले को समय में परिवर्तन कहा जाता है। और ज्यादा में से कम को घटाते हैं, जो ज्यादा रहे उसमें से माइनस करेंगे, तो इस समीकरण कितना हो जाएगा, जो पीछे 3 था 4 हो जाएगा, लिख लिया जाए। तो यही आपका अंतिम विद्युत वाहक बल, यही हमको निकालना था। तो ध्यान देंगे, बीच में आप SI मात्रक बताए या नहीं बताई तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा है या नहीं, लेकिन आप अगर कह देगा कि विद्युत वाहक बल निकालिए, तो यहां तक आपको लिखना होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक विमीय सूत्र निकालिए, अन्योन्य प्रेरण के लिए विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां तक हमको लिखना होगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है, यहां तक लिख लिए, हो गया। लिखेंगे समीकरण 4 की मदद से, समीकरण 4 की मदद से
समीकरण 4 की मदद से अन्योन्य प्रेरण के कारण, समीकरण 4 की मदद से अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल, अन्योन्य प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही बालक, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। और आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, स्व प्रेरण को और अन्योन्य। चलिए।